हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2026 में अगर आप भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या उससे आगे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बता दें जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप यूपीएससी 2026 में फॉर्म भरेंगे तो बहुत बच्चा को ये रहता है ना कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है तो हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए ये हर बार एक क्रूशियल डेट जारी करते हैं, ठीक है। ये लोग हर बार एक क्रूशियल डेट जारी करते हैं। उस क्रूशियल डेट मतलब एक क्रूशियल डेट होता है कि इससे पहले अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं जब आप अपियरिंग भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या क्या है, दो और बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से या ईडब्ल्यूएस से, तो यहाँ पर जनरल भी आ गया। आप देख रहे हो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पर मैंने जनरल को भी जोड़ा है। जनरल को भी इसलिए जोड़ा है क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का गलती फॉल्स डॉक्यूमेंट देते हो, मान लो कि 10th के मार्कशीट, ठीक है, आपका 12 का भी मार्कशीट लगता है, ग्रेजुएशन का भी लगता है, ठीक, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, फिर लास्ट में डीबी में तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो भी लग जाता है। अगर किसी में भी आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, किसी में भी गलत डाटा आप सरकार को देने की कोशिश करते हो, तो उसी समय जो है आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। आप जिस भी स्टेज पर रहोगे, अगर आप पकड़े जाते हो किसी भी स्टेज पर, तो ऐसा कोई गलती नहीं करना है। अब मान लो 10th में आप अपने पापा का नाम कुछ और रख रहे हो, रामाधीर सिंह रख रहे हो, और ग्रेजुएशन में आपका पापा का नाम रामाधीर यादव है और आधार कार्ड में आपका सिर्फ रामाधीर कुमार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपका सब चीज़ सही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर वो लोग कोशिश क्या करते हैं, आपका 10th का मार्कशीट से आपका फॉर्म को मिलाते हैं ये सब कुछ सही है कि नहीं, और आपका आधार कार्ड को भी मिलाते हैं। ये तीन चीज़ पूरा मैच करना चाहिए। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा फंसता है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। मेंस एग्जाम में तो आपका रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। तो रिटन तो वही बच्चा निकाल पाता है जो कि डेप्थ नॉलेज लिया है, ठीक है, जो कि डेप्थ नॉलेज लिया है, जीके जीएस अच्छा से पढ़ा है और अपना जो ऑप्शनल पेपर है ग्रेजुएशन में वो अच्छा से पढ़ा है, तो उसको उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको लगता है कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन सब कुछ इसी में पूछ लेता है। अब दूसरा एक ही आता है, जो लोग सिर्फ ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो उन लोगों को ये लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या हर बार रिन्यू करना पड़ता है। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेके अगर बताएं तो आपका एक ओबीसी अलग कर दिए, ठीक, एससी एसटी को अलग कर दिए और ईडब्ल्यूएस को अलग कर दिए। तीनों के लिए नियम है। ओबीसी के लिए क्या नियम है कि जब भी वैकेंसी निकलता है, जैसे कि आपका यूपीएससी 2026 निकलेगा, तो आपका 1/4/2026 के बाद अगर वैकेंसी निकल रहा है तो उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। एससी एसटी बस कभी भी पुराना भी बना होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से भी पहले चलेगा। ओबीसी में भी किसी किसी केस में क्या होता है कि आपको 2 साल तक का समय मिल जाता है कि 2 साल पुराना भी आप दे पाते हैं। वो नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है हर साल का। ईडब्ल्यूएस का क्या नियम होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये चीज़ आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, ये 2 तरह का होता है, एक स्टेट लेवल होता है, एक सेंट्रल लेवल होता है। तो ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट और ये हो गया आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए स्टेट लेवल स्टेट जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप जेपीएससी के लिए यूज़ करोगे, बीपीएससी के लिए यूज़ करोगे, और जितना स्टेट लेवल पुलिस लेवल एग्जाम है उसके लिए। सेंट्रल लेवल में हम लोग यूपीएससी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एसएससी के लिए यूज़ करते हैं, और जितना स्टेट लेवल एग्जाम है उसके लिए, जितना सेंट्रल लेवल एग्जाम है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब दोनों को पहचानने का क्या तरीका है वो भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो आपके पास सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है। देखिए उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा या कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट में, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत। तो ये चीज़ अगर लिखा हुआ है तो वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर इंडिया के जगह स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यूपी बिहार झारखंड जो भी आपका स्टेट है, तो वे हो जाता है आपका स्टेट लेवल सर्टिफिकेट, सिवाय यूनियन टेरिटरी सबको छोड़ के, ठीक है। यूनियन टेरिटरी तो केंद्र शासित देश है ना, वो जो सर्टिफिकेट देता है अपने नाम से, जैसे दिल्ली अगर लिख दिया, एनसीटी दिल्ली लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिक सेंट्रल लेवल हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश का राजधानी है दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी आ जाता है वो। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जनरल के लिए, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर कितने अटेम्प्ट दिए गए, 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। परमिटेड 6 अटेम्प्ट्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, ओबीसी वाले को 9, और जो पीडब्ल्यूबीडी है, ठीक है, उसमें 9 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड।
अब देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है कि जनरल वाले को 6 अटैम्प्ट, ओबीसी को 9, लेकिन उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। हर बच्चा को ये मतलब होना चाहिए 3 अटैम्प्ट, ठीक है। 3 अटैम्प्ट कब? अब 3 अटैम्प्ट ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े दे रहे हो, 2 महीना पढ़ के दे रहे हो, नहीं। आप तो पहली बात 1 साल बिना अटैम्प्ट दिए सिर्फ तैयारी करते हो, अच्छे से तैयारी करने के बाद 1 साल तैयारी करने के बाद पहला अटैम्प्ट देते हो, फिर नहीं हुआ तो रिवाइज करके अच्छा से दूसरा, फिर तीसरा अटैम्प्ट तक भी नहीं हुआ तो आप देखो छोड़ो नहीं, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि छोड़ने, 3 अटैम्प्ट के बाद भी आपको जितना आपका पूरा अटैम्प्ट देना है, मान लीजिए आप जनरल है तो आप अपना पूरा 6 दे लीजिए ताकि जीवन में कभी रिग्रेट ना हो। लेकिन 3 अटैम्प्ट के बाद आप ये भी देखना शुरू कर दो कि उससे नीचे यूपीएससी के नीचे और कौन जॉब है। अच्छा बीपीएससी है, जीपीएससी है, आपका भी जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है, अच्छा एसएससी है, उसको भी थोड़ा देखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि अगर ये नहीं निकल पाया पूरा अटैम्प्ट खत्म होने के बाद भी, तो इसमें आप शिफ्ट करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको शिफ्ट करने में आसानी होगा। अब यूपीएससी का नया भर्ती आपको बहुत जल्द 2026 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूपीएससी का जो आपका न्यू वाला भर्ती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर्म फीस सभी के लिए 100 रुपये है। सिर्फ फीमेल और SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म फीस है वो 0 है, कोई भी फॉर्म फीस उन्हें यहाँ पर नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले, ठीक है, नीचे अगर चले तो आपको ये भी बता दूं किस मंथ में निकलेगा, ठीक है। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो किस मंथ में निकलेगा इस वीडियो में बता देते हैं। देखिए आपका जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है हर साल फरवरी में निकलता है, तो इस बार भी फरवरी 2026 में निकलेगा। तो मैं आपको जनवरी में क्यों बता रहा हूँ, जनवरी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयारी कर पाओ, अभी से तैयारी करके तभी तो आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाओगे। अगर अभी आप नया साल में भी सोच रहे हो कि यूपीएससी को टारगेट करके चलेंगे, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स हार्ड होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो हार्ड होता है और मेंस ईजी होता है, मेंस आपका ईजी होता है, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और बच्चा उसी को सोचता है कि अच्छा कैसा हूँ निकाल देंगे, लेकिन बच्चा प्रीलिम्स में ही फंस जाता है। एक बार आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे ना तो आपके अंदर जज्बा जग जाएगा कि आप मेंस में निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंस में रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ये जो रिटन एग्जाम है ना, वही बच्चा पास कर सकता है जो डेप्थ नॉलेज लिया है, अपने सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज लिया है और जीके जीएस में बहुत अच्छा पकड़ है। अब यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स लगभग आपका 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। प्रीलिम्स इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्वालिफाइंग जो यहाँ पर रहता है आपका 33% इन जीएस पेपर 2 आपको लाना पड़ता है और जीएस पेपर 1 पर जो है आपका कट ऑफ यहाँ पर डिटरमाइन होता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जो कि 0.33 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए इन्होंने साफ साफ दिया है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। आपका यहाँ पर जीएस पेपर 2 जो रहता है उसमें मात्र 33% लाना रहता है, क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। वो कंपलसरी है कि पेपर 2 में 33% ला के क्वालिफाई करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और फिर आपका जो इसमें पेपर 1 रहता है, ठीक है, इसमें जो पेपर 1 रहता है उसी पर आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर बन जाता है। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग पेपर 1, ठीक है, जो कि कोई भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो किस में से करना है मैं आपको बताऊंगा। पेपर बी में इंग्लिश रहता है 300 मार्क्स का, और पेपर 1 में यही है कि आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बंगाली कुछ भी, ठीक। तो टोटल ये जो 600 मार्क्स हो गया ये क्वालिफाइंग हो गया। अब जो मेरिट के लिए काउंट होगा यहाँ पर बात करते हैं, ये मेरिट के लिए काउंट होगा। मेरिट के लिए आपका पेपर 1 ऐसे काउंट होगा 250 नंबर का, पेपर 2 जीएस पेपर 1, ठीक है, ये 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 2, ठीक है, पेपर 3 में जीएस पेपर 2 है 250 मार्क्स का, जिसमें क्या होगा गवर्नेंस, पॉलिटी, मतलब पूरा खेल जीके जीएस का। अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तो अब आप यूपीएससी कहाँ से निकालिएगा आप ही बताइए। जीएस पेपर 3 में आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे 250 मार्क्स का है। और पेपर 5 में आपका जीएस पेपर 4 है, जिसमें कि आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है 250 मार्क्स का। अब आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में तो देखिए वही बच्चा यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में जीत पाता है जो अपना ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ा हो। ऑप्शनल पेपर में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आपका हिस्ट्री ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आप चाहिए, मेडिकल, लॉ, जो आप किए हैं ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और उससे आपको 250, 500 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। ऑप्शनल पेपर आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। उसका बुक आता है मार्केट में, जाइए कि बोलिएगा यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर हमको कॉमर्स का दीजिए, कोई कॉमर्स से कर रहा है तो, अच्छा कोई इंग्लिश से कर रहा है तो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर हमको इंग्लिश का बुक दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वो सभी बुक का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों का बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसी वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि यूपीएससी का जो है काम क्या होता है और रैंक क्या होता है। देखिए
यूपीएससी लोग इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि यूपीएससी का सैलरी भी उतना ज़्यादा नहीं होता, उसका बेसिक पे भी कुछ 35,400 रहता है, लेकिन स्टार्टिंग वेतन आपको 70-80 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपको बंगला मिलता है, नौकर मिलता है, नौकर नहीं बोल सकते, आपके जो हेल्प करने के लिए बहुत सारे गार्ड्स मिलते हैं, और हाँ, घर के लिए माली भी मिलता है, कुक भी मिलता है, हर कुछ आपको मिलता है जो कि अदर नौकरी में नहीं मिल रहा है। और प्रेस्टीज और पावर भी यूपीएससी में मिलता है, जो कि कोई भी बड़ा से बड़ा आप नौकरी उस चीज़ का बराबरी नहीं कर सकता।